इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कैपिलरी ट्यूब है, लेकिन इसमें क्या हुआ ना, ये सिंपल ट्यूब नहीं है, इसका एक आउटर रेडियस भी एक इनर रेडियस भी, एक आउटर रेडियस ये वाला और एक इनर सर्कल ये वाला, मतलब बीच में सिर्फ पानी है, यहां पे पानी नहीं है। ठीक है, बोला है कि इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर ये पानी या लिक्विड कितनी हाइट h तक चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था ना। करवाया था, क्या होगा? यस सर। इधर से अंदर वाला जो सरफेस है वो देखिए क्या होगा, पानी इस अंदर वाले सिलेंडर को सरफेस टेंशन की वजह से बाहर की तरफ खींचेगा। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ये अंदर वाला सिलेंडर इसको ऐसे खींचेगा, पानी को, राइट, या लिक्विड को, है ना। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। सो अंदर वाला जो सरफेस है वो कितने फोर्स से खींचेगा? 2 पाई R1, ये तो हो गया सरकमफ्रेंस का लेंथ। फोर्स कितना होता है? सरकमफ्रेंस इनटू सरफेस टेंशन T। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहीं पे बार बार गड़बड़ होती है, मैं इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा चलूंगा बाद में, पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो फोर्स है सारे के सारे सेम डायरेक्शन में नहीं है, सारे के सारे वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, ये पूरे सर्कल में हर जगह पे थोड़ा अंदर की तरफ है, इस तरीके से फोर्स है, तो इनका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट यूज होगा। सो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 2 पाई R1T cos थीटा ये अंदर वाले सरफेस से फोर्स आएगा। सिमिलरली ये जो बाहर वाली बाउंड्री है इसका रेडियस R2 है, तो यहां से फोर्स कैसे लगेगा? यहां से बाहर वाला सरफेस इस तरीके से फोर्स लगाएगा, है ना। और इसका फोर्स कितना हो जाएगा? 2 पाई R2T, क्योंकि बाउंड्री की लेंथ कितनी? 2 पाई R2 इंटू T, लेकिन इसका भी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट यूज होगा, ये वाला कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, सबका वर्टिकल कंपोनेंट cos थीटा करके आ जाएगा। तो ये दोनों फोर्स मिलके अंदर में जितना भी पानी है इस लेवल के ऊपर उसका वेट उठा के रखे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 2 पाई R1T cos थीटा प्लस 2 पाई R2T cos थीटा, ये जो टोटल फोर्स हुआ वर्टिकल डायरेक्शन का, दिस इज इक्वल टू यहां पर रखे हुए पानी का वेट। अब यहां पे देखिए ये सिलेंडर कैसा है जिसके अंदर पानी रखा हुआ है, ये एनुलर सिलेंडर, राइट, अंदर वाला वॉल्यूम मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पहले तो डेंसिटी यूज कर लेते हैं, फिर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H, ये होगा वॉल्यूम। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि जो सर्कल बनेगा वो कैसा है, आउटर रेडियस R2 है, इनर रेडियस R1 है, सिर्फ यहीं पे पानी है, तो सरफेस एरिया कितना हो गया? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर इंटू G, ये तो मास हुआ, इंटू G। ठीक है, दिस इंप्लाइज, देखो 2 पाई टी कॉस थीटा कॉमन है, तो 2 पाई टी कॉस थीटा इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू पाई रो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर को लिख सकता हूं R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1 इंटू G, तो R2 प्लस R1 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इंटू H भी है ना एक GH, तो आपका हाइट H आ जाएगा 2T cos थीटा अपॉन, पाई भी कैंसिल हो चुका ना, अपॉन R2 माइनस R1 रो G, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं है? बोल दो, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है भाई, यस मत सर। बोलो, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरी एक्शन देखना है हमें। तो सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा होगा दिया जो जल रहा है, ये जो आपका, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सर पता है दिया होता, लेकिन इंग्लिश में क्या समझ नहीं आ रहा था, तो ऑयल लैंप कहते हैं भैया, पता है आप सब लोगों को, भूल जाते हो एग्जाम में जाके। तो
ऑयल लैम्प जो जला रहे हैं हम लोग, इसमें एक बात है, ये थ्रेड बर्न होता है या ऑयल बर्न होता है? थ्रेड बर्न होता है कि ऑयल बर्न होता है, बताइए तो। ऑयल। ऑयल बर्न होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके दिए के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है वो थ्रेड में ऊपर चढ़ता है। थ्रेड में ऊपर क्यों चढ़ता है? क्योंकि थ्रेड पोरस है, उसके अंदर बहुत सारे उसको आप कैपिलर ट्यूब्स का बना हुआ मान सकते हो। उन ट्यूब्स में आपका ऑयल जो ऊपर चढ़ जाता है, इसी को आप एब्जॉर्प्शन कहते हो। यही इसी को कहते हैं कि जो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और उस कैपिलैरिटी एक्शन की वजह से ऑयल ऊपर चढ़ता है, यहां जाके ऑयल बर्न होता है, ठीक है। सिमिलरली आपने देखा होगा कि जब आप इंक पेन यूज करते हो और लेट से कहीं एक इंक का ड्रॉप गिर जाए, तो आप उसके आगे अगर निब लगा देते हो तो वो इंक पेन के अंदर चला जाता है वापस, है ना। क्यों चला जाता है? क्योंकि यहाँ देखिए बहुत पतली सी स्लिट है ये, राइट, निब में ये एकदम कैपिलैरिटी ट्यूब की तरह काम करती है और इसके अंदर इंक ऊपर चढ़ जाता है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। आपके प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में पानी ऊपर कैसे जाता है? जो आपने जमीन में पानी डाला तो रूट्स से पानी ऊपर चढ़ता है। क्यों? क्योंकि अंदर ट्यूब से, बहुत पतली सी ट्यूब बनी हुई है, तो कैपिलर एक्शन की वजह से ही वो पानी प्लांट्स को मिलता है। और इसी कारण से आप देखते हो कि अगर हम अलग अलग कलर के पानी में प्लांट्स के लीव्स को डुबो दें तो लीव्स का कलर भी अलग अलग हो जाता है। होता है कि नहीं होता? बायोलॉजी में पढ़ा था ना। यस सर। उसका कारण Yes, क्या है? sir. कैपिलैरिटी है, ठीक है। ओके, और भी है। स्पंज और टॉवल एब्जॉर्बिंग वाटर। स्पंज या टॉवल क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे कैपिलर ट्यूब बने हुए एक तरीके से, तो उनके इसी वजह से उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक टॉवल लो, टॉवल के एक एंड को बाल्टी के अंदर डाल दो जिसमें पानी भरा हुआ है, दूसरा एंड को ऐसे ही हवा में छोड़ दो, तो देखो कि पूरा टॉवल भीग जाता है। क्यों भीग जाता है? क्योंकि कैपिलरिटी एक्शन की वजह से पानी पूरा टॉवल में के अंदर घुसता चला जाता है। समझ में आई बात? सेम थिंग हैपेंस विद स्पंज। और ब्लॉटिंग पेपर जो इंक को एब्जॉर्ब करता है, सेम कॉन्सेप्ट है। ब्लॉटिंग पेपर इज नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम टॉवल और स्पंज इन दिस रिगार्ड, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर का यूज क्या होता था? इंक कहीं गिर जाता तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए होता था ना, वो इसीलिए वो ऐसे ही काम करता है, कैपिलर एक्शन पे ही काम करता है। नेक्स्ट, सैंड इज ड्रायर देन क्ले। सैंड मतलब रेत जो है वो क्ले के मुकाबले सूखी हुई होती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? मतलब हमने देखा, आप जानते ही होंगे कि आपका जो डेजर्ट एरिया है जहां बहुत ज्यादा सैंड होता है, वहां पे खेती नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि बोलते हैं सीधी भाषा में कि सैंड जो है उपजाऊ नहीं होता। क्यों उपजाऊ नहीं होता भाई? क्योंकि सैंड जो है ना वाटर को होल्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं होल्ड कर सकता? वो ग्रेनी होता है। वो ग्रेनी होता है, उसका ग्रेन्स का साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। एक तो इसलिए, एक तो ग्रेनी होने की वजह से ट्यूब ठीक से कभी बन नहीं पाता। बनता भी है तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि क्योंकि ग्रेनी है, साइज बड़ा है, उसका रेडियस लार्ज है। अब रेडियस बड़ा हुआ तो आपका जो हाइट जहां तक चढ़ता है पानी, वो कैपिलरी ट्यूब में, तो कहां तक चढ़ता है वो तो उसका फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन ROG। तो पानी जो सरफेस के नीचे है ना, उसको कभी सैंड ऊपर खींच नहीं पाता, क्योंकि उसमें जो कैपिलर ट्यूब बने हुए हैं उसका रेडियस बहुत बड़ा है। एक तो ग्रेनी है इसलिए ट्यूब ठीक से बनते नहीं है, और जो बनते हैं उसका भी रेडियस बहुत बड़ा होने की वजह से पानी ज्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ता, ठीक है। इसलिए सैंड जो है क्ले के मुकाबले ड्रायर होता है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, क्ले क्या करेगा? सरफेस के नीचे वाले पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर ले आएगा, कैपिलरिटी एक्शन से ऊपर लेके आ जाएगा, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि पानी तो इस तरीके से जमीन से ऊपर आता जाएगा और सूखता जाएगा, एवोपरेट होता जाएगा, हाँ या ना? सारा पानी एवोपरेट हो जाएगा ना। तो वो ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं? खेत को जोतते हैं ना हल से, ट्रैक्टर से। वो इसलिए करते हैं कि हम मिट्टी को ऊपर से तोड़ देंगे तो कैपिलर ट्यूब्स जो बने हुए हैं ना, जो कैपिलरीज बनी हुई हैं, वो टूट जाएंगी और पानी ऊपर नहीं आ पाएगा, वाटर मॉइस्चर का लॉस नहीं होगा। मॉइस्चर पानी उसके सैंड के अंदर, सॉरी क्ले के अंदर
या मिट्टी के अंदर जमा रहेगा, जो कि हमारे प्लांट्स को बहुत दिनों तक मिलता रहेगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेसिकली ये जो एब्जॉर्प्शन वाले केसेस है ना, वो भी एक तरीके से कैपिलरी एक्शन ही हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पोरस ब्रिक्स एब्जॉर्ब वाटर, सेम कॉन्सेप्ट जो कि ब्लॉटिंग पावर पेपर में है, जो टॉवल में है, जो प्लांट्स में, प्लांट्स का तो थोड़ा सा लंबे लंबे ट्यूब्स होते हैं, बट टॉवल में, स्पंज में, ब्लॉटिंग पेपर में, आपके ब्रिक्स में, सब में सेम फंडा है। वो जो ट्यूब्स बने होते हैं, जो पोरस मटेरियल में जो ट्यूब्स बने होते हैं ना, उसी में पानी या लिक्विड एब्जॉर्ब होता रहता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एक्सेस प्रेशर इन सिलिंड्रिकल बबल। एक्सेस प्रेशर इन सिलिंड्रिकल बबल, एक सिलिंड्रिकल बबल में एक्सेस प्रेशर कितना होता है? हम लोगों ने अभी तक क्या बात की थी? स्फेरिकल बबल का हमें मालूम है, राइट? स्फेरिकल बबल या फिर स्फेरिकल आपका क्या नाम है, जरूरी नहीं बबल ही हो, आपका स्फेरिकल सोप बबल भी हो सकता है, आपका स्फेरिकल ड्रॉप भी हो सकता है। उन सब में पता है क्या होता है फॉर्मूला? 2T/R फॉर ईच सरफेस, 2T/R इंटू नंबर ऑफ सरफेसेस, राइट? यही होता है ना स्फेरिकल बबल्स में? Yes, sir. सोप बबल में 2 सरफेस होते हैं, इसलिए 4T/R हो जाता है। बाकी सिंपल एयर बबल में और वाटर ड्रॉप में या लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस होता है, इसलिए 2T/R होता है। लेकिन अगर उसी बबल का शेप या जो सरफेस है उसका शेप स्फेरिकल नहीं होके सिलिंड्रिकल हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, एंड बाय सिलिंड्रिकल आई मीन लार्ज सिलेंडर। लार्ज सिलेंडर का मतलब क्या होता है? लार्ज सिलेंडर का मतलब होता है कि उसकी जो लेंथ है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, मतलब लेंथ को हम लोग इन्फिनिटी मान लें। ठीक है, तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा ये हमें बताना है। लेंथ को इन्फिनिटी क्यों मान रहा हूं मैं? क्योंकि मैं एंड पे क्या हो रहा है ना, जहां पे बबल खत्म, ये लिक्विड खत्म हो रहा है, वहां पर बाउंड्री पे क्या हो रहा है उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो क्या होगा देखिए, मान लेते हैं ये आपका एक सिलिंड्रिकल सरफेस है लिक्विड का। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, सोप बबल नहीं है, सिलिंड्रिकल सरफेस है। मतलब मान लीजिए सिलिंड्रिकल शेप में वाटर कहीं पे मिल गया आपको समहाउ, तो इसके अंदर सराउंडिंग के मुकाबले यहाँ का पी नॉट है, तो यहाँ का कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस पी एक्सेस। ये एक्सेस प्रेशर कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो भैया, इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है कि पी एक्सेस इज सिंपली इक्वल टू, अगर सिलिंड्रिकल सरफेस हो तो पी एक्सेस इज सिंपली इक्वल टू T/R। वहां 2T/R था, यहां T/R हो जाता है। कैसे? पिछली बार हम लोगों ने स्फेयर के 2 टुकड़े किए थे, 2 हेमिस्फेयर बनाया था। इस बार सिलेंडर के 2 टुकड़े करेंगे, 2 सेमी सिलेंड्रिकल, 2 सेमी सिलेंडर बना लेंगे। समझ में आया? अब मैं एक सिलेंडर को कंसीडर करता हूं, बाहर वाला अंदर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? अंदर का डेल्टा पी या एक्सेस प्रेशर। तो फोर्स कितना लगेगा? डेल्टा पी इंटू ये वाला एरिया, लेट्स से इसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? ये डायमीटर हो गया 2r, लेंथ हो गई l, तो डेल्टा पी इंटू एल इंटू 2r। ठीक है, नाउ दिस फोर्स हैज टू बी बैलेंस बाय फोर्स बाय सरफेस टेंशन, जो कि बाउंड्री पे लग रहा होगा। दूसरा वाला सेमी सिलेंडर जो है इस पर, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना? तो दिस हैज टू बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। दिस इंप्लाइज डेल्टा पी इंटू 2LR इज इक्वल टू सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होगा? ये हो जाएगा, बाउंड्री की लेंथ कितनी? L इधर, L इधर, सो 2L इंटू T, तो 2L 2L चले गए, डेल्टा P आ गया T/R। ठीक है,
तो अगर सिलिंड्रिकल सरफेस मिल जाए तो उसमें जो कनकेव साइड होगा वहां पे कन्वेक्स साइड के मुकाबले एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होगा, T/R एक सरफेस के लिए, और आपको दो सरफेस कभी मिलेंगे नहीं। ओके, वहां कितना था 2T/R, यहां कितना है T/R, यही अंतर है, ध्यान रखना है इसको। कॉपी हो गया? नेक्स्ट, two parallel vertical plates separated by a very small distance d are dipped in water as shown. If contact angle is theta, to what height will water rise between the plates? ये आपको हाइट, कितनी हाइट तक पानी राइज करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के भी दो मेथड है, एक फोर्स से और एक प्रेशर से। तो मैं पहले फोर्स से सॉल्व करूंगा। मैं बोलूंगा यहां पर लेट से इसकी लेंथ हम लोग L मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस D दे रखा है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर इस तरीके से सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा पानी के ऊपर। पानी ग्लास पर नीचे लगाएगा और ग्लास पानी पर थोड़ा टेढ़ा ऊपर लगाएगा, राइट। ठीक है, और ये एंगल वर्टिकल के साथ कितना बनाएंगे, थीटा थीटा। तो इधर से कितना फोर्स लगेगा, T इंटू एल, इधर से लगेगा T इंटू एल। अगर मैं पानी के ऊपर फोर्स देखूं तो पानी के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, TL इधर TL इधर, वो दोनों वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर। तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, TL cos थीटा प्लस TL cos थीटा 2TL cos थीटा, एंड इट हैज टू बी इक्वल टू फोर्स बाय ग्रेविटी। तो यहां पर कितना पानी है, वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज मास इंटू जी, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ना वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो LDH इंटू जी। जब हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो हमें क्या मिला, 2TL cos थीटा इज इक्वल टू रो LDH जी। तो L से L कैंसिल हो गया, मतलब कि हाइट h आ गया 2T cos थीटा अपॉन h, एक सेकेंड, अपॉन D रो G। ओके, सो हाइट h आ गई 2T cos थीटा अपॉन D रो G। आप बोलोगे सर ये तो वही फॉर्मूला है, वहां पे भी तो यही था 2T cos थीटा अपॉन R रो G, तो इसमें तुमको अलग से क्यों याद रखना है। ध्यान दीजिए, वहां पर आपका ट्यूब का रेडियस यूज हुआ था, यहां पर दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस यूज हो रहा है। ये जो वहां पे R रो G था, यहाँ D रो G है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है ना। कॉपी कर लें सब लोग फटाफट। कॉपी हो गया? Yes, sir. Okay. Next. A drop of water of volume itna cc is pressed between two glass plates. As a consequence, water spreads in an area of 40 square centimeter.
If surface tension of water is 79 per centimeter, find the normal force required to separate the two plates in Newton. अब देखिए, अच्छा एक चीज छूट गई, पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने बोला था ये तो फोर्स वाला मेथड हो गया ना, अब मैं इसको प्रेशर वाले मेथड सॉल्व करूंगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी गलती हुई, ये फोर्स वाला मेथड हो चुका है, अब प्रेशर का मेथड देखेंगे। हम बोलेंगे यहां का प्रेशर पी एटीएम पी नॉट, यहां का प्रेशर पी एटीएम पी नॉट, यहां का प्रेशर सरफेस के जस्ट अंदर पी नॉट माइनस रो जी एच, और यहां का प्रेशर मान लीजिए पॉइंट ए है, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी एच, जो अंदर का प्रेशर है, कन्वेक्स साइड का प्रेशर है, उससे कनकेव साइड बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्लस कितना T बाय आर। यहां देखिए सिलिंड्रिकल सरफेस बन रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? ये बन रहा है सिलिंड्रिकल सरफेस यहां पे, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं यार, आप में से गजब करते हो आप Yes, sir. लोग। तो अब प्रेशर एट ए है कितना, प्रेशर ए तो एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो प्रेशर एट ए इज पी नॉट, पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी एच प्लस टी बाय आर, दिस इंप्लाइज हाइट एच इज सिंपली इक्वल टू टी अपॉन आर रो जी, ठीक है, टी अपॉन आर रो जी, ये आपकी हाइट एच होगी। बट अब आपको रेडियस आर निकालना है, इसके लिए क्या करोगे, आपका लेट से जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उसका रेडियस आर है, लेकिन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है, तो ये कितना हो गया, डी बाई टू, ये आर है ना, और क्योंकि आपका ये वाला एंगल थीटा है, इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा होगा, नहीं गलत बोल गया मैं, ये वाला नहीं होगा, उसको उल्टा वाला थीटा होगा, इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा, दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा हो बट आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ये वाला एंगल थीटा है, बीच में 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा, फिर इधर थीटा बन जाएगा, तो हम बोलेंगे d बाई टू इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इस ट्राइंगल में खुद से ट्राई कर लो चाहो तो, ये d बाई टू है, ये थीटा है, ये r है, ठीक है, तो d बाई टू इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू d अपॉन टू कॉस थीटा, यहां से r किलो निकाल के यहां डालोगे, आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? यहाँ पी नॉट, यहाँ ऊपर जाएंगे तो पी नॉट माइनस रो जी एच प्लस टी बाई आर इज इक्वल टू पी नॉट, सो पी नॉट माइनस रो जी एच प्लस टी बाई आर इज इक्वल टू पी ए इज पी नॉट, ओके, Yes, sir. नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A drop of water of volume इतना cc is placed between two glass plates as consequence water spreads in an area of इतना square centimeter if surface tension of water is इतना, find the normal force required to separate the two plates in Newton। देखो क्या हुआ है, पानी के एक ड्रॉप को हमने दो ग्लास प्लेट्स के बीच में दबा दिया, ठीक है, हमें अज्यूम करना है कि जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक, दबा देंगे तो क्या होगा, वो एक डिस्क की तरफ फैल जाएगा दोनों ग्लास प्लेट्स के बीच में सर्कल में, हाँ या ना? Yes, sir. बोला कि उस सर्कल का एरिया इतना है, तो उसकी थिकनेस निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे सर, 0.05 सीसी जो वॉल्यूम है ना, दैट हैज टू बी इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, है ना, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू हाइट, या दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलना चाहिए, हाइट नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ये समझ में आया कैसे लिखा ये इक्वेशन? Yes, sir. ओके,
So this implies D is equal to 0.05 centimeter cube upon 40 centimeter square, that is equal to 1.25 into 10 to power minus 3 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर इसको 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर कह सकते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस सिर्फ इतना है, 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर। ठीक है, अब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाली प्लेट है, अच्छा चलो ये ऊपर वाली प्लेट है, ये नीचे वाली प्लेट है, इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस d है ये वाला। ठीक है, और इनके बीच में पानी का ड्रॉप पूरा चिपा के फैल गया है, लेकिन पानी के ड्रॉप का सर्फ का बाउंड्री कैसा रहेगा? वो बाउंड्री तो ऐसे रहेगा ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल 0 है, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. बीच में आपका वाटर है और बाउंड्री ऐसे है। बाउंड्री ऐसे होने से क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा बेटा कि यहां का प्रेशर P नॉट, यहां का प्रेशर P नॉट और अंदर का प्रेशर P प्लस डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट आएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. समझ में आया? अंदर का प्रेशर P कम होगा क्योंकि ये कन्वेक्स साइड पर है और इधर कनकेव साइड पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर प्रेशर कम है और बाहर से देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा P नॉट, अंदर से क्या एक्ट कर रहा होगा? प्रेशर P। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि ज्यादा है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेट को दबा के रखेगा, हाँ या ना? तो फोर्स कितना हो जाएगा? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो इस ग्लास प्लेट पे फोर्स लग रहा होगा दबा के रखने के लिए, दोनों को चिपका के रखने के लिए, क्योंकि अंदर से प्रेशर इस पे भी कम लग रहा होगा P और बाहर से P नॉट ऐसे लग रहा होगा, हाँ या ना? तो P नॉट ऐसे लग रहा होगा, राइट? तो जिस फोर्स से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबा के रखेगा वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आएगा। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा that has to be equal to P naught minus P into area, हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आई बात? इसको ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना, इसको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम में जाके पहली बार अगर सॉल्व करने जाओगे तो नहीं होगा। सो P नॉट माइनस P इंटू एरिया, इतना फोर्स लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, इतना फोर्स से दब रहा होगा, उसको हमें ओवरकम करना होगा अगर हम चाहते हैं दोनों को प्लेट्स को अलग अलग कर पाए। तो आपने देखा होगा ना ऐसा कि कभी किचन स्टैंड में आप पानी रखा हुआ, उसके ऊपर अगर आप स्टील की प्लेट रख देते हो तो उसे सीधे ऊपर नहीं उठाते, वो फिसलती रहती है आराम से पर सीधे ऊपर नहीं उठ पाती। देखा कभी? ध्यान दिया है? Yes, sir. Yes, sir. वही हो रहा है यहाँ पे, वही हो रहा है यहाँ पे। समझ में आई बात? तो F इज इक्वल टू P नॉट माइनस P इंटू एरिया। नाउ P नॉट माइनस P कितना? बेसिकली डेल्टा P। डेल्टा P कितना होता है? T बाय R इंटू एरिया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर सिलेंडर कहाँ पे है? क्या सर सिलेंडर, वो तो सिलेंडर, सिलेंडर कहाँ पे? बिल्कुल सही, सॉरी, मैं यही चीज तो एक्सप्लेन करना था, वही मेरा छूट गया। देखो ये जो वाटर है इसका शेप कैसा होगा? लेकिन यहां पे बाउंड्री ऐसी करके पानी फैलेगा ना, हाँ या ना? यस सर। लेकिन पानी ऐसे नहीं होगा, पानी में बाकी सब कुछ तो एकदम सही बनाया, बस यहां पर वर्टिकल नहीं बनेगा। यहां पे कैसा पानी का शेप बन जाएगा? कुछ ऐसा, राइट? यही बन रहा है ना, है ना? यस सर। अब देखो ये जो डिस्टेंस डी है ये बहुत छोटा है, माइक्रोमीटर में ही है ये जो डिस्टेंस डी है ना?
हाँ या ना? हाँ सर। ये Yes, sir. डिस्टेंस डी माइक्रोमीटर में है और इसका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में, मतलब इसका रेडियस करीब करीब, इसका रेडियस सेंटीमीटर में, तो इसका जो रेडियस है उसके मुकाबले ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा? बहुत ही छोटा Yes, होगा। sir. इसलिए ये जो आपको ट्यूब जैसा दिख रहा है ना, उल्टा ट्यूब दिख रहा है ना, मतलब आपके समझ लीजिए साइकिल में ट्यूब जिस पे चढ़ाते हैं, इसी को टायर इसी के ऊपर लगाते हो ना साइकिल का, ऐसी शेप के ऊपर लगाते हो ना? नहीं समझ में आ रहा? Yes, sir. साइकिल का टायर और ट्यूब के अंदर जो व्हील होता है, वो व्हील का शेप तो ऐसा ही होता है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो वो जो व्हील है, आप समझिए उसका ये, उसमें ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू उसका रेडियस। तो ये जो अंदर का जो शेप दिख रहा है आपको, ये वाला, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ सिलेंडर। इसलिए यहां पे जो प्रेशर डिफरेंस है उसको हम लोग सिलेंडर का प्रेशर डिफरेंस यूज कर लेंगे वहां पर। समझ में आई बात? यस सर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू टेंशन टी बाय रेडियस आर। टी अपॉन रेडियस आर कितना हो जाएगा? डी बाई टू होगा कि नहीं होगा? सेवेंटी डाइन पर सेंटीमीटर अपॉन डिस्टेंस डी इज, मेरे को तो लग रहा है यही यूज करना बेटर है क्योंकि सेंटीमीटर में मिल जाएगा ना। 1.25 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर कैंसिल, ये वाला सेंटीमीटर और ये बचा हुआ सेंटीमीटर कैंसिल, तो सेंटीमीटर तो खत्म हो गया, सिर्फ डाइन बच गया, उसको अपन बाद में हैंडल कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 80 इंटू 75,600 अपॉन 1.25 इंटू 10⁻³ डाइन, that is equal to 56 upon 1.25 Newton. So that comes out to be approximately 44.8 Newton. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? दिस Yes, इज sir. ऑलमोस्ट अ सिलेंडर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस डी आर के मुकाबले बहुत छोटा है। समझ में आया? डन? डन या नहीं? Yes, sir. आगे बढ़ रहे हैं फिर। Force due to uniform pressure on closed surface and surface tension on closed loop. Force due to uniform pressure on closed surface and surface tension on closed loop. मतलब कि क्या बता रहे हैं? यूनिफॉर्म प्रेशर की वजह से क्लोज सरफेस पे कितना फोर्स लगता है और सरफेस टेंशन की वजह से क्लोज लूप पे कितना फोर्स लगता है, ये हमें देखना है। ध्यान दीजिएगा यहां पे छोटी सी बात। सरफेस टेंशन चैप्टर खत्म हो चुका है। अब क्या है, हम लोग सिर्फ कुछ ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं जिसको आगे जाके अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेशर और क्लोज, किसी भी यूनिफॉर्म प्रेशर की वजह से एक क्लोज सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालना चाहता हूँ, और सरफेस टेंशन की वजह से किसी भी क्लोज लूप पर कितना फोर्स लगेगा ये निकालना चाहता हूँ। मतलब समझिए, मान लेते हैं मेरे पास ये कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट है, लेट से कोई पत्थर है, ठीक है, और इसके चारों तरफ सेम प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट से चारों तरफ इसका यूनिफॉर्म प्रेशर है। तो इस प्रेशर की वजह से ये पत्थर ऐसे कंप्रेस हो रहा होगा, हाँ या ना? हाँ या ना?
Yes, sir. तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? अगर इसका वॉल्यूम V है, सरफेस एरिया S है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? 0. नेट फोर्स होगा इसके ऊपर 0। क्यों? अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर में ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट फ्री में मूव कर रहा है बिना कोई एक्सटर्नल हमें एफर्ट लगाए, तो फ्री की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ या ना? प्रेशर चारों तरफ सेम है, फिर भी ऑब्जेक्ट को ऊपर नेट फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर जाएगा बिना बात के, तो उसको फ्री की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेट फोर्स अगर यूनिफॉर्म प्रेशर है तो नेट फोर्स 0 होगा। यहां नोट कर लेंगे। नेट फोर्स ऑन एनी क्लोज्ड surface due to uniform pressure is always 0। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका होता है। आप लोगों ने प्रेशर क्या पढ़ा था बेटा? क्या आपने पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये पढ़ा है ना? Yes, sir. तो मुझे बताओ, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, उसको एरिया से डिवाइड किया स्केलर क्वांटिटी से, तो प्रेशर स्केलर कैसे हुआ? प्रेशर भी तो वेक्टर होना चाहिए ना? हाँ या ना? होना चाहिए कि नहीं? Sir, force tangential force है. क्या? एक्चुअली सही रिलेशन ये होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया वेक्टर। ये सही रिलेशन होना चाहिए। एरिया वेक्टर होता है, पता है आपको? पता है आपको कि नहीं पता है? एरिया स्केलर भी होता है, एरिया वेक्टर भी होता है। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया वेक्टर होता है। समझ में आई बात? ये यूं कहना चाहिए। एरिया क्यों लिखे हम? इसको काम करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं एरिया को। ठीक है, फोर्स जो है वो प्रेशर इनटू एरिया वेक्टर होता है। इनफैक्ट होना चाहिए डीएफ वेक्टर इज इक्वल टू पी इनटू डीएस वेक्टर। ठीक है, समझ में आई बात? ये एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? एरिया इज अ वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग नॉर्मल। एरिया जो है ना वो वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन नॉर्मल के अलोंग होता है। कहने का मतलब मुझे एक बात हो, अगर ये मेरे पास एक शीट है पेपर का, तो इसका एरिया ऊपर है तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। समझ में आई बात? ये जो सरफेस दिख रहा है आप लोगों को, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. लेकिन आप बोलोगे सर ऊपर क्यों होगा? ऐसे इधर भी तो हो सकता था ना एरिया वेक्टर, हाँ या ना? तो देखो दो सरफेसेस है, एक ऊपर वाला सरफेस का ऊपर है, और नीचे वाला सरफेस जो हमें दिख नहीं रहा उसका एरिया वेक्टर नीचे है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? Yes. अगर मैं ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस जोड़ दूं तो ये पेपर एक प्लेन नहीं बचता है बल्कि एक क्लोज शेप बन जाता है। इसका नेट एरिया कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? अगर मैं एक सिलेंडर लूं, मैं क्या देखूंगा? इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया कैंसिल हो गया। यहां पर हर एक पतली स्ट्रिप के बदले में जिसका एरिया इधर है डीएस वेक्टर, करस्पॉन्डिंगली एक डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे एक स्ट्रिप है जिसका एरिया नीचे है डीएस वेक्टर। ये दोनों एरिया कैंसिल हो जाएंगे। नेट एरिया कितना आएगा? सिलेंडर का भी 0 आएगा, एरिया वेक्टर। एरिया जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, एक सरफेस एरिया, वो एक्चुअली दो तरीके के एरिया होते हैं, एक स्केलर एरिया और एक वेक्टर एरिया। जैसे आपका दो क्वांटिटी होता है, एक डिस्टेंस ट्रेवल और एक डिस्प्लेसमेंट, उसी तरीके से एरिया भी दो होते हैं, बस उनके दो अलग अलग नाम नहीं दिए, हमने दोनों को एरिया ही बोला। ठीक है, एक एरिया वो जो स्केलर है जिसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो,
ठीक है, जिसमें आप सिंपली सारे ds ds का मैग्नीट्यूड ऐड करते हो। लेकिन अगर मैं सारे ds ds का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ऐड करूंगा तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। तो और इसलिए आप लिखोगे यहां से देयरफॉर df वेक्टर इज इक्वल टू p ds वेक्टर जो था, दिस इंप्लाइज f वेक्टर इज इक्वल टू प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन ds वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0 फॉर क्लोज सरफेस। अगर ये प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आता, और उस केस में नेट फोर्स 0 नहीं होता। समझ में आई बात, हाँ या ना? Yes, sir. ओके। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैं ये कह सकता हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा, कि अगर मेरे पास एक हेमिस्फेयर है, लेट्स से कोई हेमिस्फेयर में मेरे पास दो एरिया हैं, एक तो प्लेन सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया, है ना? है ना? अब आप अगर ध्यान दें तो कर्व सरफेस एरिया को मैं रिंग मान मान के निकाल सकता हूं, है ना? ये हम लोग किए भी थे। लेकिन कर्व सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होगा, मतलब बेसिकली ऐसा समझ लो, ये जो प्लेन सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इधर है, और जो कर्व सरफेस है उसका हर एक पॉइंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा एरिया का, बट ओवरऑल जो एरिया वेक्टर आएगा वो इधर आएगा। समझ में आई बात? क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। समझ में आई बात, हाँ है ना? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब क्या होगा देखिए जरा, ये जो हमारा हेमिस्फेयर है इसमें इधर वाला एरिया S1 वेक्टर, इधर वाला एरिया S2 वेक्टर, जो भी है, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा था मैं, एक मिनट रुकिए बता रहा हूं। हाँ, इसमें जो फोर्स लगेगा, अगर चारों तरफ प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर पी नॉट है, तो इधर का जो फोर्स है और इधर का जो फोर्स है वो दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेट एरिया 0 है तो नेट फोर्स भी 0 होगा, है ना? तो फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस जो नेट आएगा दैट इज बेसिकली पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, पी नॉट इंटू 2 पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, ये जो कर्व सरफेस है इसका टोटल एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इस प्लेन सरफेस का पाई आर स्क्वायर। प्लेन सरफेस पे हम सीधे से बोल सकते हैं फोर्स होगा वो प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन कर्व सरफेस पे क्या है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एरिया है, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली नेट फोर्स को, फोर्स ऑन कर्व सरफेस जो है उसको डायरेक्टली प्रेशर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, बल्कि ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो कर्व सरफेस पर जो फोर्स लगेगा उस प्लेन सरफेस के फोर्स को बैलेंस करेगा, इसलिए ये कर्व सरफेस का फोर्स भी पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर ही है। समझ में आई बात, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. अब वो जो हमने सिलेंडर वाला सॉरी जो हमने सोप बबल वाला क्वेश्चन किया था उसमें देखिए चारों तरफ से प्रेशर कितना लग रहा है, पी नॉट, सॉरी सोप बबल बोल रहा हूं, क्या नाम था उसका,
वो लिक्विड ड्रॉप का, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है पी नॉट, अंदर से लग रहा है पी, और इसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन का फोर्स, है ना, हाँ या ना, Yes. समझ में आई बात? तो इसके ऊपर नेट फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं देखिए, एक तो लगेगा आपका पी नॉट इंटू कितना 2 पाई आर स्क्वायर की पाई आर स्क्वायर, Pi r. एक लगेगा अंदर से कितना P इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक लगेगा सरफेस टेंशन का फोर्स कितना T इंटू 2 पाई आर, है ना, समझ में आई बात? इसको तीनों का सम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, T इंटू 2 पाई आर प्लस P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर will balance P into pi r square. This implies P minus P naught into pi r square is equal to 2 pi r t, pi r कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, P नॉट माइनस पी टी, P नॉट माइनस P इज इक्वल टू 2t by r, है ना। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये इसको पूरा एग्जैक्टली कॉपी करने की जरूरत नहीं, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ प्रेशर की वजह से, अगर यूनिफॉर्म प्रेशर है तो उसकी वजह से आप फोर्स कैसे निकाल सकते हो, क्लोज सरफेस पे कितना होता है, जीरो होता है, और उसका यूज करके आप अगर पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म नहीं भी है, सिर्फ आधे सरफेस पे यूनिफॉर्म है, तो बचे हुए आधे सरफेस पे यूनिफॉर्म मानते हैं नेट फोर्स को जीरो करके आप सिर्फ कर्व सरफेस का फोर्स निकाल सकते हो, हाँ या ना। मान लीजिए यूनिफॉर्म प्रेशर सिर्फ कर्व सरफेस पे लग रहा है, प्लेन सरफेस पे नहीं लग रहा, तो कर्व सरफेस का नेट फोर्स कैसे निकाल सकते हो, प्रेशर एट कर्व सरफेस मल्टीप्लाइड बाय प्लेन एरिया। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं है? ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? Yes, sir. है ना, ठीक है, आगे बढ़ता हूं फिर। अब देखो एक और बात होती है कि जब हम सोप बबल देख रहे थे, मैंने तो उसका सोप बबल का तो डेरिवेशन करवाया ही नहीं, कभी करवाया था क्या? मैंने बस बोला दो एरिया है इसलिए डबल कर लो, लॉजिकल है। बट सोप बबल के बारे में सोचिए, सोप बबल पे यहां पर कोई सरफेस ही नहीं है क्या? प्लेन सरफेस है ही नहीं, नहीं है ना, नहीं है ना। सोप बबल में क्या हो रहा है, बाहर से अंदर लग रहा है पी नॉट, और एट द सेम टाइम अंदर से बाहर लग रहा है पी, यही हो रहा है ना, अंदर से बाहर पी लग रहा है, बाहर से अंदर पी नॉट लग रहा है, राइट? Yes, sir. इसके अलावा सरफेस टेंशन का फोर्स अलग लग रहा है, है ना, यही हो रहा है ना इसके साथ। तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर कितना हो जाएगा, बेसिकली P माइनस पी नॉट इंटू ये कर्व्ड एरिया, लेकिन कर्व्ड एरिया तो डायरेक्टली यूज कर नहीं पाओगे, उसकी जगह क्या करना चाहिए, उसका प्लेन एरिया यूज कर लेना चाहिए, है ना। तो इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? Sir. क्यों? क्योंकि कर्व्ड एरिया में क्या होगा, हर एक फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो हम बोल सकते हैं यार कर्व्ड एरिया का जो नेट फोर्स होता है, डायरेक्शन उल्टा होगा बट जो नेट फोर्स होता है वो प्लेन एरिया के बराबर ही होता है। सो पी नॉट माइनस पी इंटू पाई आर स्क्वायर, और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा,
2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इंटू सरफेस टेंशन टी। लेकिन कितने एरिया हैं, कितने सरफेस हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसलिए लिखोगे 2 टाइम्स 2 पाई आर इंटू टी इज इक्वल टू पी माइनस पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। एक पाई ने एक पाई मारा, एक आर ने एक आर मारा, क्या बचा, पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4t बाय आर। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? ओके, Yes, sir. कॉपी हो गया? ठीक, अब देखो आगे बढ़ रहा हूं। ये जो प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट था ना, इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट को ही, और इसको हम लेके आते हैं सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट तक। लेट से आपके पास ये लिक्विड का सरफेस है, दिस इज योर लिक्विड सरफेस, और आपने इसके ऊपर लेट से एक रिंग डाल दी, जो कि लूप डाल दिया, बेसिकली एक मेटल का लूप डाल दिया, ठीक है ना। और एक काम करते हैं, लिक्विड सरफेस नहीं है ये, सोप बबल है, सोप का सरफेस है, क्योंकि अदरवाइज इमेजिन करना आपके लिए मुश्किल होगा। दिस इज सोप फिल्म, क्या बोलते हैं उसको, सोप फिल्म के ऊपर अगर आपने बहुत ही ध्यान से एक लूप रख दिया मेटल का, तो और मान लेते हो इतना हल्का लूप है कि वो गिरता नहीं है, सोप बबल उसको संभाल लेता है, तो ये जो सोप फिल्म है ये इस पे चारों तरफ पुल करेगा ऐसे, हाँ या ना, करेगा कि नहीं करेगा? सर। बट एट द सेम टाइम क्योंकि फिल्म अंदर भी है, इसे सेम पुल अंदर भी आएगा, तो नेट फोर्स तो 0 होना ही होना है ना, हाँ या ना। समझ में आया भैया? सो फिल्म तो बाहर भी है अंदर भी है लूप के, तो अंदर वाला सो फिल्म अंदर पुल करेगा, बाहर वाला सो फिल्म लूप को बाहर पुल करेगा, हाँ या ना? बोल दो sir. तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। बट लेट से मैंने क्या किया, अंदर वाले फिल्म को पंचर कर दिया, मैंने बोल दिया अंदर वाला जो है वो पंक्चर्ड। पता नहीं क्या हो रहा है राइटिंग को आज। पंक्चर्ड, अंदर वाला फिल्म लेट से पंक्चर्ड हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं अभी भी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा? बिल्कुल कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि अगर नेट फोर्स 0 नहीं हुआ तो कुछ नेट फोर्स आएगा, मतलब उसकी वजह से एक्सेलरेट करेगा। अब देखो अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो सो फिल्म का एरिया तो चेंज होगा नहीं, मतलब क्या, सो फिल्म का सरफेस एरिया चेंज हुआ नहीं, तो सरफेस एनर्जी उतनी रह गई, और इसके पास फ्री की काइनेटिक एनर्जी आ गई इस लूप के पास, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? बोलो तो सही यार। Yes, sir. अभी भी नेट फोर्स कितना होगा? अगर चारों तरफ से यूनिफॉर्म सरफेस टेंशन लग रहा होगा एक लूप के ऊपर, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0 ही होगा। समझ में आया? Yes, sir. ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेट से ये जो लूप है, ये लूप मेटल का नहीं होता बल्कि एक थ्रेड होता, और उसको बीच से पंक्चर कर देता, तो थ्रेड के साथ क्या होता? ऐसे इसी शेप में रहता कि शेप बदल जाता उसका? बोलो। शेप चेंज होगा, क्या बन जाएगा चेंज होके? सर्कल। सर्कल बन जाएगा, रिंग बन जाएगा, है ना? ठीक। अब देखो
इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लेट्स से मेरे पास किसी भी, मान लीजिए ये आपके पास कोई लिक्विड सरफेस है, लिक्विड का सरफेस है, सोप का फिल्म है, कुछ भी फिल्म है, लेकिन एक ही सरफेस मान रहा हूं मैं, और लेट से उसके ऊपर हमने इस तरीके से कुछ भी एक वायर रख दिया। लिक्विड का सरफेस भी कैसे, इधर मान लीजिए आपका H2O है, इधर लेट से अल्कोहल है, अल्कोहल कौन है, दारू है, ठीक है। तो क्या होगा, दारू का सरफेस टेंशन पानी के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो, मतलब जानते हो कि नहीं जानते, मानते, मानना क्या है इसमें, जानना है तो, है ना, जानते हो कि नहीं जानते हो इस चीज को कि अल्कोहल का सरफेस टेंशन वाटर के मुकाबले थोड़ा कम होता है। तो यस इधर का सर। सरफेस टेंशन कम है यस सर। T1, इधर का सरफेस टेंशन ज्यादा है, इसकी लेंथ L है, तो इस वायर पर नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स ऑन वायर इज इक्वल टू कितना, बताइए तो। बोलिए। सरफेस टेंशन का नेट फोर्स वायर पे कितना होगा, तो देखिए जवाब ये है कि मेरे को कर्व लेंथ से मतलब नहीं है, मेरे को इसके लिए बस स्ट्रेट लेंथ चाहिए। जो अपन लोगों ने प्रेशर के केस में किया था ना, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग जाएगा। लेट्स से ये लेंथ, मतलब इस पॉइंट से लेकर पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक का जो लेंथ है, लेट्स से ये लेंथ डी है। तो क्या होगा, इस वायर पर जो सरफेस टेंशन T2 जो फोर्स लगा रहा होगा, वो नेट फोर्स हो जाएगा T2 इंटू डी, और T1 का हो जाएगा T1 इंटू डी। सो नेट फोर्स हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू डी, विच इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक स्ट्रेट वायर यहां पे जोड़ दूं तो क्लोज लूप बन जाएगा, क्लोज लूप बन जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब कि इस स्ट्रेट वायर पे लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू कर्व्ड वायर पे लगने वाला फोर्स। हाँ या ना, जो कॉन्सेप्ट प्रेशर में था वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोलूंगा इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, पक्के समझ में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं एक बार ध्यान से सुनो। अगर क्लोज लूप होता तो नेट फोर्स जीरो होता, एक सरफेस टेंशन का, यस सर। है ना, सिर्फ एक सरफेस टेंशन का नेट फोर्स जीरो होता अगर क्लोज लूप होता तो। लेकिन मेरे को ये क्या, आधा जो लेंथ है L, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है सिर्फ सरफेस टेंशन T2 का। तो क्या बोलूंगा, अगर क्लोज लूप होता तो नेट फोर्स जीरो होता, मतलब कि स्ट्रेट वायर के ऊपर जो फोर्स लगता वही फोर्स ये कर्व्ड वायर बैलेंस करता। हाँ या ना, यस सर। मतलब यस सर। कर्व्ड वायर का फोर्स इक्वल टू स्ट्रेट वायर का फोर्स, मतलब T2 इंटू डी। सिमिलरली दारू के द्वारा T1 इंटू डी, तो नेट फोर्स T2D माइनस T1D, खत्म। हाँ या ना, यस सर। समझ में आई बात। तो जिस तरीके से हम लोग आपके स्फेरिकल सरफेस के ऊपर प्रेशर का फोर्स निकाल रहे थे, उसी तरीके से हम लोग इसमें कर्व्ड लेंथ के ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने सर्कल नहीं लिया, मैंने जनरल शेप लिया है। वहां पे भी मैं जनरल शेप ले सकता था। लेट्स से मेरे पास एक प्लेन सरफेस होता और दूसरी तरफ स्फेयर होने के बजाय ऐसा शेप होता। इसमें यहां पर प्रेशर का फोर्स इज इक्वल टू यहां का प्रेशर का फोर्स, इस पूरे कर्व सरफेस का प्रेशर का फोर्स जो है वो कितना होता, प्रेशर इनटू दिया वाला एरिया। समझ में आई बात। यस सर। चलो फिर, तो एक यूनिफॉर्म प्रेशर में या सरफेस टेंशन की वजह से, यूनिफॉर्म सरफेस टेंशन की वजह से किसी भी क्लोज्ड सरफेस या लूप पर जो फोर्स लगेगा, ये हमने देख लिया है। समझ में आ गया सबको क्या करना है।
प्लेन सरफेस या स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वही कर्व सरफेस या कर्व्ड लाइन के ऊपर फोर्स होगा। समझ में आई बात? क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, टाइम लगाइए इसको समझने में क्वेश्चन को, और समझ में आ जाए तो सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। बट मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। फर्स्ट पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट की कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया? नहीं होगा तो बता देना।
देखो समझो बात को, क्या होगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये थ्रेड है, इधर पानी है, बीच हमने ऑयल का एक ड्रॉप डाल दिया, तो वाटर में सरफेस टेंशन T1 है, ऑयल का सरफेस टेंशन T2 है। T2 कम होता है T1 से, हमें मालूम है, इसलिए क्या होगा, सरफेस टेंशन T1 इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके सर्कल बना देगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, शेप ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, सर्कुलर। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि बताओ उस स्ट्रिंग स्ट्रेच होकर जब सर्कल बनेगा तो स्ट्रिंग में उस स्ट्रेचिंग की वजह से टेंशन कितना जनरेट होगा। समझ में आई बात? तो देखो भाई क्या हो रहा है, आपका स्ट्रिंग इस तरीके से सर्कुलर शेप ले चुका है, क्या होगा, अंदर से ऑयल इस तरीके से इसको खींच रहा होगा, है ना, और बाहर से आपका पानी इसको खींच रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से। ये होगा T1, ये हो जाएगा T2, यही सीन चल रहा है ना, T1 T2 से बड़ा, इसलिए ये सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो चुका है ना बेटा? हाँ Yes, ना? sir. लेकिन हमें इंटरेस्टिंगली क्या दे रखा है, हमें दे रखे सारे फोर्सेस रेडियल हैं और हमें स्ट्रिंग का टेंशन मतलब हमें टेंजेंशियल फोर्स निकालना है। तो रेडियल फोर्स की वजह से टेंजेंशियल फोर्स आता है क्या? आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. रेडियल फोर्स की वजह से टेंजेंशियल फोर्स तो आना नहीं चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, बट ऐसा नहीं होता। यूं समझो, आप ये तो सोच सकते हो ना कि अगर यार चारों तरफ से खींचोगे तो स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन तो आएगा ही ना। Yes, sir. इसके लिए मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं, बट कुछ ना कुछ टेंशन तो आएगा ही। तो वो टेंशन में निकालना, बात ही निकलेगा कैसे? तो इसके लिए सिंपलेस्ट तरीका ये होगा कि लेट्स कंसीडर टू हाफ्स ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो अच्छा, उसके बाद इसका जो रेडियस आएगा, लेट्स से रेडियस r है, तो 2 पाई r इज इक्वल टू l हो जाएगा, उससे हमें रेडियस मिल जाएगा l अपॉन 2 पाई, क्योंकि हमें थ्रेड की लेंथ दे रखी है। अब मैंने आधा थ्रेड कंसीडर किया, तो आधे थ्रेड के साथ क्या हो रहा है, वो सेमी सर्कल बना रहा है, इधर से इस पर फोर्स लग रहा है टेंशन T, इधर से फोर्स लग रहा है टेंशन T, बाहर की तरफ लग रहा है T1, अंदर की तरफ लग रहा है T2, है ना? यही है ना बात? तो हम कह रहे हैं कि जो फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग का टेंशन 2T हो जाएगा, इट विल बैलेंस, ध्यान दीजिएगा बेटा, सरफेस टेंशन का फोर्स दैट इज T1 माइनस T2 इंटू 2R. 2R। समझ में आई बात? Yes, sir. दिस इंप्लाइज टेंशन T इज इक्वल टू रेडियस R मतलब L अपॉन 2 पाई इंटू T1 माइनस T2। आंसर इजी। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी हो गया? आगे बढ़ता हूं फिर। अब देखो, इसमें भी आप एक और काम कर सकते थे। क्या कर सकते थे? देखिए, आप मुझसे पूछ सकते थे कि सर मैं ये सेमी सर्कल ही क्यों कंसीडर करूं, सर मैं कोई और पोर्शन ऑफ थ्रेड कंसीडर करूंगा तब भी तो मेरा आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आएगा, देखते हैं कैसे। अच्छा, ये मैं ऑलरेडी बना चुका था। अगर हम कोई और पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से हम कंसीडर करते हैं अ पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग दैट मेक्स दैट सबटेंड एन एंगल 2 थीटा एट द सेंटर, मतलब ये थीटा और ये थीटा।
कोई भी पोर्शन ले लो, वो जो सेंटर में जो एंगल सब्सटेंड करो उसको 2 थीटा मान लो। तो इस पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा T1 माइनस T2 इंटू ये वाली लेंथ, है ना? हाँ या ना? Yes, sir. तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 2r साइन थीटा, हाँ या ना? और यहां पर जो स्ट्रिंग का टेंशन लग रहा होगा, इधर एक T लगेगा, इधर एक T लगेगा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, सिमिलरली ये वाला एंगल भी थीटा। तो T cos थीटा और T cos थीटा तो कैंसिल हो गए, बचा क्या? T sin थीटा और T sin थीटा, है ना? तो हम लिखेंगे 2T sin थीटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू 2R साइन थीटा। बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से साइन थीटा कैंसिल हो गया, आपका टेंशन T आ गया है T1 माइनस T2 इंटू R, दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू L अपॉन 2 पाई, राइट? आया कि नहीं आया? कोई भी पोर्शन अगर आप कंसीडर करोगे तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हो, है ना बेटा? चलो अब देखो, ये जो रेडियल फोर्स की वजह से टेंजेंशियल टेंशन आ रहा है, ये निकालने का क्वेश्चन सिर्फ आपका सरफेस टेंशन में नहीं आता, और भी जगहों पे आ सकता है। ये कॉपी हो चुका है ना? कोई कुछ तो बोल दिया करो, कॉपी हो गया है? Yes, sir. ओके। और भी चैप्टर्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके के, तो उनको भी एक बार हम लोग विजिट कर लेंगे। अभी विजिट करेंगे नहीं तो कब विजिट करेंगे? अभी अगर नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे, है ना? ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अपना, बट फिर भी अच्छा। सिमिलर एग्जांपल फ्रॉम अदर चैप्टर्स, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक चेन है, चेन के दोनों एंड्स आपस में हमने बांध दिए। दिख रहा है आप लोगों को? चेन को दोनों एंड्स आपस में बांध देंगे तो एक लूप बन जाएगा, और हमने क्या किया, इस लूप को घुमाया। ठीक है बेटा? ठीक है? Yes, sir. मान लेते हैं इस लूप का रेडियस r है, ये घूम रहा है, लेट्स से थोड़ा एनिमेशन ज़्यादा फास्ट हो गया तो समझ नहीं आ रहा कि किधर घूम रहा है। मान लेते हैं घूम रहा है ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है ना? हमें बताना है कि अगर इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है इस लूप का, तो इसमें टेंशन T कितना होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग टक 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 एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करेंगे यहां पे, सच दैट ये वाला एंगल डी थीटा, ये वाला एंगल भी डी थीटा। ठीक है? तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? रेडियस आर इंटू 2d थीटा, तो 2r इंटू डी थीटा इसकी लेंथ हो गई। तो इसका मास कितना होगा? लैम्डा इंटू 2r डी थीटा। और क्योंकि बहुत छोटा है, एक पॉइंट मास है, हम बोल सकते हैं इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2r इंटू डी थीटा मास इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। और इसके ऊपर जो टेंशन का फोर्स लग रहा होगा वो एक टेंशन इधर लग रहा है, एक टेंशन इधर लग रहा है, दोनों का ये वाला कंपोनेंट काम आएगा, दैट इज T साइन डी थीटा और T साइन डी थीटा, क्योंकि T कॉस डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। हाँ या ना? है ना? Yes, sir. तो हम बोलेंगे 2T साइन डी थीटा विल बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
इज इक्वल टू 2 लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी थीटा। नाउ इफ थीटा इज स्मॉल, साइन डी थीटा और डी थीटा इक्वल हो जाएंगे, है ना। डी थीटा क्योंकि छोटा है इसलिए साइन डी थीटा और डी थीटा इक्वल हो गए, कैंसिल हो गया। तो हमारे Yes, पास आ sir. जाएगा दिस इंप्लाइज टेंशन टी इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। समझ में आई बात? एज साइन डी थीटा टेंड्स टू डी थीटा, है ना। Yes, sir. क्लियर है एकदम? Yes, sir. ओके। कॉपी हो गया? Sir, wait. ओके। Yes, sir. हो गया? चलो आगे बढ़ रहा हूं। देखिए इसका सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है। क्या है ये? हमारे पास एक लकड़ी का व्हील है। बैलगाड़ी देखिए, बैलगाड़ी में लकड़ी का व्हील होता है, ऐसा ही देखी कि नहीं देखी कभी? Yes, sir. Yes, sir. अब उस अगर आप सिर्फ लकड़ी का व्हील ऐसे ही लेके चल पड़ोगे सड़क पे तो क्या लकड़ी तुरंत घिस के टूट जाएगी, है ना। इसलिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक स्टील की रिंग चढ़ाते हैं इसके चारों तरफ। समझ में आई बात? लेकिन जब मैंने रिंग चढ़ाने की कोशिश की तो मैंने क्या देखा, ये रिंग छोटी है ना। तो वापस ले आया रिंग को। अब मैं क्या कर सकता हूं बताइए? तो मुझे मेरे पास यही रिंग है जो मुझे इस लकड़ी के ऊपर चढ़ानी, में क्या करूंगा? अच्छा वैसे इस लकड़ी के से बड़ी रिंग होती, चढ़ाया था तो टिकती क्या उसका, वो तो उतर जाती ना, हाँ है ना। Yes, sir. छोटी रिंग चढ़ा दूं किसी तरीके से तभी तो पकड़ के रखेगी। Yes, sir. तो मैं क्या करूं, अब इस रिंग को मुझे बड़ा करना है ताकि उसके ऊपर चढ़ा पाऊं। कैसे चढ़ाऊंगा, कैसे बड़ा करूंगा? हीट करेंगे। हीट करेंगे। तो मैंने इसको गर्म किया, गर्म करने से क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया, है ना। Yes, sir. अब एक्सपैंड होने के बाद मैं इस व्हील को लेके आया, आग बुझा दी, नहीं तो व्हील में आग लग जाएगी, और ठंडा हुआ तो थोड़ी देर बाद ये रिंग जाके इसके ऊपर चढ़ गया, है ना। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बोला है कि इफ ओरिजिनल लेंथ बोल रहा हूं, ओरिजिनल रेडियस ऑफ रिंग is r0 and radius of wheel is r, then find the pressure with which ring holds the wheel if its thickness is t and width is w. समझ में आया? Also Young's modulus is y. क्या हुआ? देखो बेटा, ये थिकनेस t और विड्थ w का क्या मतलब है? ये जो थिकनेस आपको दिख रही है, दिस थिकनेस इज t, और जो व्हील की जो चौड़ाई है, मतलब अगर मैं यहां से इसको काटूंगा
तो मुझे क्या मिलेगा, एक सरफेस नया मिलेगा कुछ ऐसा। ये थिकनेस T है और ये विड्थ W है। समझ में आई बात? तो हमें बताना है कि ये रिंग व्हील को कितने प्रेशर से जकड़ के रखेगी, कितना प्रेशर अप्लाई करेगा ये रिंग व्हील के ऊपर, ये बताना है। क्या करेंगे बेटा सॉल्व करने के लिए, बताएं। देखो भाई, सबसे पहले तो L इज इक्वल टू 2 पाई आर, वेयर L नॉट इज इक्वल टू 2 पाई आर नॉट। देयरफॉर स्ट्रेन आ जाएगा कितना, स्ट्रेन हो जाएगा L माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट, दैट इज इक्वल टू R माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट। ये तो आ गया स्ट्रेन। इसका मतलब जो व्हील नहीं रिंग में जो स्ट्रेस आया वो कितना हो गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, दैट इज इक्वल टू y इंटू आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट। स्ट्रेस आ गया। इसका मतलब इसमें जो टेंशन आएगा वो कितना आया, इस रिंग में जो टेंशन आया वो कितना है, दैट टेंशन इज स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया कितना, W इंटू टी। ये W और T समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? तो टेंशन आ गया। अब क्या हो रहा है, रिंग का टेंशन हमें पता है, तो मैंने क्या किया, रिंग का ये टुकड़ा कंसीडर किया, मुझे रिंग में टेंशन पता है ना। मैंने बोला लेट से ये वाला एंगल डी थीटा है, ये वाला एंगल भी डी थीटा है, तो फोर्स ड्यू टू टेंशन कितना हो जाएगा इस पोर्शन पे, दैट इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा। ये अपन थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, तो दोबारा मैं सारी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, है ना। और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 2r डी थीटा, लेंथ हो गई 2r डी थीटा। इस टेंशन के फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, जो रिंग का व्हील का सरफेस जो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है वही फोर्स बैलेंस करेगा। सो फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज प्रेशर P इंटू एरिया, एरिया इज width, एरिया इज width इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी 2r डी थीटा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे 2t साइन डी थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रेशर इंटू विड्थ इंटू r डी थीटा, 2 कैंसिल, विच मीन्स कि प्रेशर आ गया डी थीटा, साइन डी थीटा और डी थीटा खत्म ही हो जाएगा, प्रेशर आ गया टेंशन T अपॉन विड्थ इंटू रेडियस, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस मतलब यंग्स मॉडुलस इंटू आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू विड्थ इंटू थिकनेस अपॉन विड्थ इंटू रेडियस। तो विड्थ भी कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया प्रेशर P इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू आर माइनस आर नॉट अपॉन इंटू T अपॉन आर नॉट। ठीक है, Yes, sir. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू थिकनेस इंटू 1 बाय आर नॉट माइनस 1 बाय आर। क्लियर है? थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा है, बट क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट जो छोटे मोटे उसको कवर करते हुए चला जा रहा है। ठीक है,
इसी के जैसा एक क्वेश्चन आया था जेईई में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या डेटा था, क्या पूछा गया था, बट कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। तो देखो मैंने जो मेन प्रॉब्लम जो सरफेस टेंशन को लेकर आती है वो कवर करी है आज, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम बच गई है, उसको भी अभी तुरंत देख लेते हैं, 5 मिनट में फिर खत्म करेंगे इस क्लास को, ठीक है ना। ये कॉपी कर लो, 5 मिनट में अगला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल गया है? Yes, sir. ट्राई कर रहे हो Yes, स्टडी sir. मटेरियल, क्यों पड़ा हुआ ये साइड में कोने में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके, देखो भाई, अब वो एक चीज जो बार बार आप लोगों को परेशान करती है, मिनिस्कस के ऊपर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो सर कैसे 2 पाई आर इंटू टी इंटू कॉस थीटा आ जाता है, ये परेशान करता है क्या आपको? देखो समझिए, उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब कैपिलरी में पानी राइज किया, या जब हम लोगों ने किसी भी स्फेयर को काटा, जैसे कि हम लोग सोप बबल को काट रहे थे, या हम लोग एयर वाटर ड्रॉप को, लिक्विड ड्रॉप को काट रहे थे। लिक्विड ड्रॉप को काटा था पूरे हेमिस्फेयर में काटा था, राइट। मान लीजिए मैं हेमिस्फेयर में नहीं काटूं, बल्कि 2 अलग अलग साइज के स्फेयर्स में काट दूं, साइज के सब स्फेयर्स में काट दूं, तो क्या होगा? उस पर फोर्स कैसा लगेगा उस सरफेस पे, या फिर मिनिस्कस पे फोर्स कैसा लगता है, ये देखना है। तो ये मैंने, आप समझ लीजिए, ये मैंने मिनिस्कस ले रखा है, आपका जो कैपिलरी इफेक्ट में था मिनिस्कस, वो ले रखा है मैंने। तो सरफेस ऐसा ही दिखता ना पानी का या लिक्विड का, हाँ या ना? Yes, sir. ये लिक्विड की बाउंड्री है, ये जो ऊपर पतली रिंग दिख रही है, ये लिक्विड की बाउंड्री है ना। ये बाउंड्री सर्कुलर है, ये बाउंड्री कैसी है? सर्कुलर। अगर मैं इस सर्कुलर बाउंड्री से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो सारे के सारे टेंजेंट आके यहां मिलेंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? मिलेंगे ना कि नहीं मिलेंगे? ठीक, अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींची, ये वाली। तो मैं कह सकता हूं यहां पर एक एंगल बनेगा जिसको मैं कॉन्टैक्ट एंगल थीटा कह रहा हूं, है ना। जो ये ना कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, ये बेसिकली आपका मेटेलिक सरफेस था ना, ये पाइप का सरफेस है ना, जिसके साथ कॉन्टैक्ट एंगल थीटा बना रहा है, यही बनता था ना, क्योंकि यहां पे लिक्विड है, राइट। Yes, sir. अब बताइए, अगर ये एंगल थीटा है, तो यहां पर वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा ना। है ना। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर सरफेस टेंशन कैसे एक्ट करेगा, ध्यान दीजिए। सरफेस टेंशन यार कोई भी फोर्स की तरह, इसका भी एक्शन रिएक्शन दोनों होता है। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड बाउंड्री को या बाउंड्री में पड़े ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस के अंदर की तरफ खींचता है। मतलब लिक्विड का सरफेस का अंदर इधर है, ये तो एंड है ना, एंड अंदर इधर है। मतलब लिक्विड का जो सरफेस है इस सॉलिड को या ट्यूब को अंदर की तरफ ऐसे खींचेगा, हाँ या ना? इधर खींचेगा ना। बदले में ये जो सॉलिड सरफेस है ये इसको बाहर की तरफ खींचेगा, राइट, ऐसे, हाँ या ना?
बोलो। Yes, sir. अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो नेचुरल सी बात है ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, कॉन्टैक्ट एंगल, राइट। नाउ ये सरफेस टेंशन सिर्फ इसी पॉइंट पे थोड़ा लगेगा, चारों तरफ लगेगा। बाउंड्री सिर्फ यहां नहीं है, बाउंड्री चारों तरफ है, तो सरफेस टेंशन चारों तरफ एक्ट करेगी, कुछ ऐसे। हाँ या ना? एक्ट करेगी कि नहीं करेगी? Yes, sir. यहां पर ये वाला एंगल थीटा है, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा? ये वाला। समझो बात को, सेमी कोनिकल एंगल थीटा था इसलिए वाला एंगल थीटा है ना। अब ये एंगल दिखने में छोटा लग सकता है आपको, पर 3D डायग्राम है ये। यहां पर भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे सरफेस का, तो वो टेंजेंट भी जाकर यहीं पे मिलेगा, कोन के सरफेस के अलॉन्ग, कुछ इस तरीके से। Yes, sir. तो इसलिए ये वाला एंगल थीटा ही होगा, इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो जितने भी ये फोर्सेस है सरफेस टेंशन के सारे वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा, राइट, है ना। और हर एक पॉइंट पर जो डीएल लेंथ है उस पे जो सरफेस टेंशन लग रहा है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहां पर होगा तो यहां पर भी होगा, एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और नेचुरल सी बात है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के जो ये फोर्सेस हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। इसका इससे कैंसिल हो गया, इसका शायद इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसका वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का कंपोनेंट। अब उसको निकालने का सीधा तरीका क्या है? या तो सारे इंडिविजुअल फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट करके ऐड कर दो, या सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि सबका आप क्या करने वाले, आप df cos थीटा को सम जोड़ोगे। मैं बोलूंगा दिस इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है तो cos थीटा इंटू समेशन df, दैट इज इक्वल टू cos थीटा इंटू समेशन df। कितना हो जाएगा? सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड जोड़ेंगे तो टेंशन इंटू 2 पाई स्मॉल r, राइट। Yes, sir. तो ये कितना आता है? 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा। समझ में आया? और इसी को हम लोग इक्वल कर देते हैं mg से, तो हमारा हाइट निकल जाता है फॉर व्हाट, दैट कैपिलरी राइज में कितना हाइट तक पानी जाएगा ये निकल आता है। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? मेरे ख्याल से जो दो तीन चीजें डिफिकल्ट थी, प्रेशर वाला फोर्स और सरफेस टेंशन वाला फोर्स क्लोज सरफेस पे, क्लोज लूप पे, और ये वाला मेनिस्कस पे जो वर्टिकल फोर्स को मैं डायरेक्टली 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा लिख देता था, ये वाला पोर्शन मैंने दोबारा करा दिया है। तो आई होप अब जो कल बोल रहे थे कि सर ये वाला चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, उनको थोड़ी राहत मिली होगी कि नहीं मिली? Yes, sir. Yes, sir. एक काम करना, इस चैप्टर को एक बार और रिवाइज करना। देखो सिर्फ इस चैप्टर में अगर कुछ डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को, वैसे तो लगना नहीं चाहिए, पर अगर लग रहा है तो सिर्फ इस कारण से लग सकता है कि चीजें उतनी साफ साफ दिखती नहीं जितनी साफ साफ मैकेनिक्स में दिखती थी। ठीक है, थोड़ी सी छुपी हुई, लिक्विड का सरफेस फोर्स लगाता है, सोचने में अजीब लगता है, राइट, क्योंकि वो फोर्स इतना छोटा होता है कि हमने कभी रियल लाइफ में ठीक से उसे एक्सपीरियंस किया नहीं है। बट वो फोर्स है और वो काफी इंपॉर्टेंट फोर्स है नेचर का। ठीक है, उस फोर्स की वजह से जो मैंने, आप समझिए प्लांट्स को पानी मिल रहा है तो उसी फोर्स से मिल रहा है, मतलब लाइफ उसी फोर्स की वजह से चल रही है। समझ में आई बात? इतना ही नहीं, हमारे बॉडी के सेल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं यूजिंग दिस सरफेस टेंशन। ठीक है, जब उनको मल्टीप्लाई होना होता है, नया सेल प्रोड्यूस करना होता है, तो उसमें क्या क्या, मतलब क्या क्या नया नया उसमें फीचर्स होने चाहिए। ये सब ज़्यादा हाई लेवल पे आते हैं, इतनी बायोलॉजी तो मेरे को आती भी नहीं है, बट इतना मैंने सुना है, पढ़ा है हल्का सा, ज़्यादा समझ में आया नहीं था, बट हल्का पढ़ा है कि वो भी जो कम्युनिकेशन होता है ना सेल्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, वो भी सरफेस टेंशन के थ्रू ही होता है। तो सरफेस टेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है नेचर का। ठीक है, और ये
होता है, इस चीज को समझो और अच्छे से आपके अंदर खून बसना चाहिए आपका, ठीक है ना। ओके, चलो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।